सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर। ठीक है, अपना आप लोग म्यूट रखिएगा। आज का जो सेशन है, आज जो है हम लोग सॉलिड स्टेट के विषय में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत ही इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं या तो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। एक चौथी स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। आज की जो स्टडी है ये ठोस अवस्था पर आधारित है। ठोस क्या है? ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अरेंज होते हैं बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। तो नदियां हैं, पहाड़, ये सब तरह तरह के हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसों से भरा है। सॉलिड जो है वो कॉमन है लिक्विड और गैस में। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लोग स्टडी किए हैं कि कुछ चीजें गैस में होती हैं। ब्रोमीन और मरकरी लिक्विड है और बाकी सब सॉलिड है। देखिए लाल वाले सब सॉलिड है। बेसिकली ये सारी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो होती है डिपेंड करती है उसके नेचर पर। तो हमारा जो है वो डिपेंड करता है उसके साथ के जो मिले हुए पार्टिकल है वो कैसे हैं और उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा है। ये मैं रिवीजन के लिए एक लिया हूं दोबारा कि आप लोग समझ में आ जाए। तो गैसेस और लिक्विड्स ये फ्लूइड है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। यहीं पर सॉलिड जो होता है वो कठोर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो गैसियस स्टेट में अणु कितनी तेजी से घूम रहे हैं, क्योंकि लिक्विड में बहुत कम और सॉलिड में केवल वाइब्रेट कर रहा है पूरा पूरा जो यौगिक है अपनी जगह पर। तो मूवमेंट ऑफ जो पार्टिकल है वो गैस में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, सॉलिड में बिल्कुल नहीं। ये फिक्स्ड पोजीशन पर बंधे होते हैं दूसरे से, केवल वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीलेट। सॉलिड जो है डेफिनिट शेप और डेफिनिट आयतन वाला होता है और रिजिड होता है। हम लोग गैसों से और लिक्विड से सॉलिड को पृथक कर सकते हैं। अगर 3 कैटेगरी ली जाए तो उसमें हम देखेंगे कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है, 2 फैक्टर के कारण एक दूसरे से अलग अलग है। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है हमारा इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स यानी अंतर आकर्षण बल, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ये होता है, देखिए सभी मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से अट्रैक्टिव होते हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पैक्ड स्ट्रक्चर, एक कठोर स्ट्रक्चर से बोलते हैं। थर्मल ऊर्जा क्या होती है? जैसे ये है कुछ मॉलिक्यूल देखिए मूव कर रहे हैं, एक निश्चित टेम्परेचर है, अभी हम ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ताप बढ़ाने पर ये जो अणु है हमारे, ये तेजी से क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा, सारे पार्टिकल मूव करने लगे। तो ये इनका जो मूवमेंट है वो ताप के कारण होता है। गैसों में बहुत ज्यादा, लिक्विड में कम, सॉलिड में बहुत कम। तो थर्मल ऊर्जा एक कारण है हमारा, जो एक गुण है इनको डिफरेंशिएट करने का। ये गैसियस स्टेट है देखिए, ठीक है। इनर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स जब हमारा बढ़ता जाएगा, तो जैसे लिक्विड है, ये लिक्विड देखिए कितना धीमे मूवमेंट है ना। अभी अगर हम सॉलिड में आ जाए तो इंटर पार्टिकल यानी अंतर अणु आकर्षण बल बढ़ेगा, थर्मल ऊर्जा घट जाएगी। इस तरह से देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, अंतर आकर्षण बल बढ़ रहा है और उनके बीच ऊर्जा घट रही है। तो ये एक पैक्ड स्ट्रक्चर में हो गए, एक कठोर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम इस तरह से सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। ये वाइब्रेट कर रहे हैं देखिए, है ना। और भी चीजें हम इसमें अगर देखना चाहें तो और भी चीज देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो देखा, जो डायमंड होता है या कांच, इनमें सबसे ज्यादा कठोर कौन है? डायमंड। जरा स्ट्रक्चर देखिए डायमंड का और ग्लास का, किस तरह से अणु आपस में जुड़े हैं।
डायमंड का बिल्कुल फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्डरली फैशन, यानी एक फिक्स्ड संरचना में है, जबकि ग्लास में डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी एक निश्चित संरचना नहीं है, कहीं पे अलग तरह से जुड़े हैं, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जो ऑर्डरली फंक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देख रहे हैं आप डायमंड, ये बिल्कुल एक फिक्स संरचना होने के कारण इसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। लेकिन ग्लास में जो अणु हैं वो एक फिक्स संरचना में नहीं है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड से आप समझ गए होंगे कि जब अणुओं की संरचनाएं एक निश्चित क्रम में ना हो उन्हें एमॉर्फस बोलते हैं, जबकि अगर निश्चित संरचना हो उसे हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टल कहा जाता है। ये देखिए डायमंड एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक डेफिनिट पैटर्न है इनके जुड़ने का, डेफिनिट पैटर्न। लॉन्ग अगर इस तरह जोड़ते जाएंगे तो और अधिक हो जाएगी। देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है इनमें, रेगुलर अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज, ढेर सारे अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें हम रेगुलर पैटर्न बोलते हैं, यानी एक निश्चित क्रम अणुओं के व्यवस्थित रहने का, यानी अणुओं का व्यवस्थित क्रम बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड है क्रिस्टल, डायमंड है, सॉलिड आयोडीन है, सोना गोल्ड या सिलिका जिसे बोलते हैं क्वार्ट्ज, ये एग्जाम्पल है। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जो इसके एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर बता रहा है, कुछ जगह पे देखिए इस तरह से एक नॉन ऑर्डर है, ये ध्यान देंगे तो किस तरह से संरचना बना रहा है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है ना, एक व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए इन्हें बोलते हैं कि ये एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, इसलिए ये अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, डिस्टार्टेड अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे अमॉर्फस के एग्जांपल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे एग्जांपल है। देखिए ये हमारा जैसे कांच है, हमारा यूज में लिया जाता है, ये बहुत ही व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है ना, जो नीचे मोटा है तो ऊपर कैसा है, पतला है। मॉलिक्यूल्स जो है ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर ज्यादा होते हैं। अगर आप कभी भी ऊंचाई पे देखें खिड़कियों वगैरह में तो जो व्यवस्थित क्रम होता है सॉलिड का, वो नीचे की तरफ मोटापा बढ़ जाता है कांच का। कभी भी आपने गौर किया होगा, अगर ऊंची बिल्डिंग्स में देखेंगे नीचे मोटा होता है ऊपर पतला होता है। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू, इसका मतलब ये हो गया कि जो अमॉर्फस सॉलिड है उनमें लिक्विड के समान कुछ बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, यानी अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। द्रव की तरह तो नहीं होते हैं लेकिन द्रव की भांति ही इनमें कुछ गुण होने के कारण इनको हम सुपर लिक्विड कह सकते हैं। अभी हम और इसकी चर्चा करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो व्यवस्थित क्रम में है, बिल्कुल देखिए एक निश्चित क्रम में अरेंज है, बिल्कुल अरेंज किया गया है, इनका ताप सब जगह समान है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इनका। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एवरी पोर्शन पे इनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे इसीलिए कहते हैं एमॉर्फस की जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट होती है, यानी इनका जो टेम्परेचर है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, यानी समदैशिकता, यानी
सिमिलर भौतिक और रासायनिक गुण सभी दिशाओं में इनके एक समान होते हैं। देखिए ये सारे ब्लू वाले हैं, एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे ये किस तरह से है, अल्टरनेट अरेंजमेंट भी बिल्कुल एक बराबर है। अगर ये वाला अरेंजमेंट भी लेंगे तो भी हमारा क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखें तो ये एनिसोट्रॉपिक है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है जो सभी दिशाओं में सामान्य भौतिक गुण रखना। अभी आप देखिए ए से बी में सभी ब्लू थे, है ना। डी से सी डी में देखेंगे तो अल्टरनेट ब्लू अरेंज ऑर्डर में है, और इधर ई एफ में देखिए अलग अलग थे, लेकिन डिस्टेंस जो होती है वो इनमें ज्यादा थी। अल्टरनेट अरेंजमेंट में डिस्टेंस कम है, छोटे बड़े हैं। ब्लू वाले में सभी एक समान है, आकृति देखिए एक जैसी है। ये डिफरेंस आप नजर आ रहा होगा। क्रिस्टलाइन को हम बहुत अगर बारीकी से देखें इस तरह से नजर आते हैं। और भी चीजें हम इसमें और भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे अलग अलग होता है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इसीलिए इनकी बदल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनका जो इसका कारण है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट का होना, यानी क्रम का अलग अलग होना। अभी हमने जैसे देखा था ब्लू वाले एक साइड थे, फिर अल्टरनेट रेड ब्लू थे, इस तरह से। तो इसी के कारण अरेंजमेंट होने के कारण ही इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद्युत का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो भी अलग होता है, थर्मल एक्सपेंशन भी अलग। डिफरेंट वैल्यू जो होती है उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट। जबकि एमॉर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी जो सभी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो अरेंजमेंट इनका कंप्लीटली इरेगुलर है। तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में समान भौतिक गुण अगर दिखा रहे हैं तो उसे आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, समदैशिकता हिंदी में। और जबकि एनिसोट्रॉपिक विषमदैशिकता। तो ये चीजें हैं इसमें। इस वजह से ये इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या थर्मल एक्सपेंशन, सब कैसे होंगे है। इनमें जो डिफरेंस होते हैं, हम लोग अगर आ जाए तो अगर थ्योरी की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड मतलब जिनमें अवयवीकरण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इनके सभी गुण आप देखेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, चाकू से काटने पर अनियमित रूप से टूट जाते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। इनका अगर उपयोग देखेंगे कांच तथा प्लास्टिक गृह निर्माण, घरेलू तथा प्रयोगशाला सामान बनाने में। अभी हमने आपको जो वीडियो दिखाए थे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, उसको देखने के बाद जब इन थ्योरी पे हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या है, हम लोगों ने क्या परिवर्तन देखा। क्रिस्टलाइन सॉलिड वे ठोस जिनके अवयवीकरण परमाणु या आयन निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टल ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण में NaCl है, सिलिका है, हीरा, गंधक। इनके गुण अभी हम लोगों ने बताया कि ये दीर्घ परिसर व्यवस्था वाले होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, गलनांक निश्चित होता है। तो ये अभी हम लोग चर्चा किया क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठोस के वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, मेटालिक सॉलिड, आणविक सॉलिड, ये इसमें तरह तरह के हैं। इसके साथ साथ इनमें देखिए कुछ विशिष्ट गुण भी दिए गए हैं, है ना।
अब जैसे पूछा जाता है ग्रेफाइट सुचालक क्यों है, वो भी सॉलिड है। ग्रेफाइट इसलिए सुचालक है क्योंकि उसकी संरचना में sp2 संकरण होता है ना, sp2 संकरण होता है, इसलिए वो जो है कंडक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड तो पूरी तरह से पैक होते हैं लेकिन चौथा बॉन्ड फ्री होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ग्रेफाइट के बारे में 3 डायमेंशनल वीडियोज आपको दिखाए जाएंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हीरा सुचालक क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसमें संकरण जो होता है sp3 होता है, यानी कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक यौगिक के रूप में जुड़े होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में केवल 3 ही बॉन्ड जुड़े होते हैं, चौथा फ्री होता है। फिर हमने अभी आपको बताया था पॉलीमॉर्फ और आइसोमॉर्फ, इसके बारे में बताया था किसी ठोस पदार्थ के एक से अधिक स्वरूप में पाए जाने का गुण बहुरूपता कहलाता है। जैसे किसी फिल्म में किसी हीरो का 4 रोल, बहुरूप। कोई आदमी अगर कई रूप धरता है तो गांव में कहते हैं बहुरूपिया है। बहुरूपिया का मतलब क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म वाला है, ऐसा कहते हैं ना कि कई रूप धर रहा है तो इसलिए इसको बहुरूप बोलते हैं या पॉलीमॉर्फ। तो किसी अगर ठोस पदार्थ के एक से अधिक स्वरूप पाए जाएंगे तो वो बहुरूप होगा या पॉलीमॉर्फ। जैसे मान लीजिए जैसे हमने लिया कार्बन, कार्बन के 3 अलग रूप हम देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, है ना, इसी तरह क्लीन। ये इनको हम कभी कभी इनको अपरूपता भी कहते हैं, एलाट्रॉपी। एलाट्रॉपी मतलब इसी की तरह के समान गुण वाले अनदर यौगिक। फिर आता है समरूप, कैसे हैं? समरूप होते हैं जिनके क्रिस्टल एक ही आकृति के हों। अभी पिछले अध्याय में आप लोगों ने सॉलिड के बारे में आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक चीजों को पढ़ा। अभी हम जो है एक बार फिर से उसका एक रिवीजन लेते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में डिफरेंस। और सॉलिड का हमने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया कि ठोस, द्रव और गैस में किस गति से जो है अणु हमारे गतिमान रहते हैं। धीमे धीमे जब उनके अंदर अंतर आणविक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो वो एक संगठित रूप में होकर के सॉलिड व्यवस्था को बनाते हैं, इसे हम ठोस क्रम बोलते हैं। तो आगे की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो मैटर है वो बेसिकली कितने तरह का है, 3 तरह का होता है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हमारा जो है सॉलिड बहुत ही कठोर होता है, लिक्विड में जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, और गैसियस में अणुओं की गति और तीव्र होती। तो गैसियस स्टेट, लिक्विड और सॉलिड, ये 3 हमारे जो है अवस्थाएं हैं मैटर की। एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर कि गैस की अवस्था देखिए कितनी तेजी से गतिमान है, लिक्विड में कितना कम मूवमेंट है, जबकि सॉलिड में बहुत अत्यधिक मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ही कठोर अवस्था में है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, एक रिजिड अवस्था को बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अणुओं की गतिशीलता गैसेस स्टेट में ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड में कम, सॉलिड में बिल्कुल नहीं। इनमें वाइब्रेट होने का गुण होता है, वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीलेशन जिसे हम बोलते हैं, तो पूरे पूरे एक साथ ऑक्सीलेट करेंगे सॉलिड में, यानी ठोस के जो अंग होते हैं, और इस तरह से देखिए आपस में जुड़े होते हैं, एक रिजिड संरचना बनाते हैं सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था में। अगर इनमें ऑक्सीलेशन है भी तो एक साथ है, कठोरता होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो ये डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, ये कंप्रेस नहीं होते हैं, और बहुत ही कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं।
प्रॉपर्टी अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की देखें तो वॉल्यूम और शेप सॉलिड का निश्चित होता है, लिक्विड का जो है कंटेनर के अकॉर्डिंग होता है, गैस का बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। क्योंकि गैस का तो इसलिए निश्चित नहीं होता है, कारण क्या है उसका, क्योंकि अगर हम गैस के अणुओं की बात करें, गैस में जाएंगे तो इनका न तो कोई शेप होता है, न ही वॉल्यूम होता है, क्योंकि इनके अणु बहुत ही गतिशील होते हैं। लिक्विड में कंटेनर के हिसाब से होता है। कंप्रेसिबिलिटी अगर देखें यानी दबाव, तो सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जबकि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फ्लो जो होता है सॉलिड का नहीं होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, गैस में इजिली फ्लो करते हैं। डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड का कम होता है, लिक्विड में फास्ट, गैस में बहुत फास्ट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखें तो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में कम, गैस में बहुत ही कम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ठोस अवस्था में बहुत कम, लिक्विड में ज्यादा, गैस स्टेट में काफी ज्यादा होता है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह से देखिए गैस के में कितनी गतिशीलता है, लिक्विड में कम है, जबकि सॉलिड में केवल ऑक्सीलेशन है। केवल इनमें अरेंजमेंट तो है, लेकिन जो है आपस में जो है इतने ज्यादा बंधे होते हैं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट इनका नहीं हो पाता है, और ये एक रिजिड स्टेट बना। ताप का प्रभाव सॉलिड की तरफ ज्यादा होता है, प्रेशर का प्रभाव गैस की। ये देखिए पानी है, पानी को आइस में कन्वर्ट किया गया तो ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, यानी एक एटमॉस्फेरिक दाब पर और 0 सेंटीग्रेड ताप या 273 पर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया लिक्विड। तो ताप का प्रभाव पड़ता है सॉलिड को, यानी ताप से पिघल सकते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में जो अणु होते हैं वो तीव्रता से गति करते रहते हैं, इस तरह से ब्राउनियन मोशन करते हैं। गैस में ज्यादा होते हैं, गैस में अणुओं की संख्या भी इतनी अधिक नहीं होती। 3 डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे तो हमारा इस तरह से देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे इस तरह से हमारा मूवमेंट में है। सॉलिड में चूंकि ये क्रम बहुत व्यवस्थित होता है तो ये फ्लो नहीं करते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, निश्चित शेप और वॉल्यूम के होते हैं। इस आधार पर सॉलिड के 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ये 7 क्रिस्टल हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल, इनके संरचना के आधार पर, लैटिस पॉइंट के आधार पर हमारा जो है स्टडी की जाती है। तो इन्हें हम ब्रेवाइज लैटिस भी कहते हैं। ब्रेवाइज लैटिस यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल के बेस पर हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी यूनिट सेल कैसा है। एक एग्जांपल में देखिए सिलिकॉन है और ये आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है पेंटागॉन है, सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं। ये एक 5, इसका जो हमारा बैलेंसी होती है वो 5 होती है। तो 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन से जुड़ गए, लेकिन 5वां जो है इलेक्ट्रॉन वो फ्री है ना। तो इंटर इसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसका यूज हमारा कहीं कहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ इस तरह से होता है, यानी इनका जो क्रम होता है बिल्कुल व्यवस्थित होता है। इस तरह से देखिए एकदम बिल्कुल फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हेक्सागोनल स्पेस या टेट्राहेड्रल स्पेस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक पैक्ड स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। देखिए कि इस तरह से स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर आपका, है ना। तो ये एमॉर्फस भी बोलते हैं इन्हें और क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल में जैसे क्वार्ट्ज और सोडियम क्लोराइड है। तो हमारे 2 तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अभी हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा की थी।
एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में। इसका मतलब होता है कि जैसे क्वार्ट्ज है हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जबकि ग्लास हमारा अनियमित संरचना में है। या यहीं पर हमारा जो क्वार्ट्ज है कितना फिक्स्ड स्ट्रक्चर में बना हुआ है। फिर आप ध्यान से देखिए क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायमंड के बारे में स्टडी की। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो गर्म करने पर इसका ताप का प्रभाव देखते हैं, जो ये मेल्ट हो जाता है। यानी एक ताप पर इसका जो मेल्ट हुआ अपने दूसरे रूप में आ गया, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस, एमॉर्फस के बारे में बात करें तो ये हमारे जैसे साधारण ग्लास है, ये सब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था और यहाँ भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एमॉर्फस। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, है ना। जैसे कांच था, प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस सॉलिड है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच, रबर, गलित सिलिका, प्लास्टिक, ये सभी हमारे जो है चाकू से काटने पर नियमित रूप से टूट जाते हैं। इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनका उपयोग हमारा ज्यादातर रबर, ट्यूब, कांच, प्लास्टिक, गृह निर्माण की चीजों में किया जाता है। तो इनको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ये एमॉर्फस है, एमॉर्फस। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें जो अवयव परमाणु होते हैं वो सभी एक निश्चित क्रम में संगठित होते हैं, इसलिए उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो एमॉर्फस अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस। एमॉर्फस के जो अणु होते हैं वो पूरी तरह से यानी एक सही क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। और दूसरी चीज अभी हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी साथ में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय के जो कण होते हैं सुव्यवस्थित होते हैं। जब इनमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यानी एमॉर्फस, उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये देखिए एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। 3D में हम इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर इसकी बारीक स्टडी करें तो भी हमें क्या समझ में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड यही होते हैं कि ये व्यवस्थित क्रम में बने होते हैं, इनका गलनांक भी निश्चित होता है, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं था। एमॉर्फस में क्या होता है ना कि जो अवयवी कण होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते निश्चित क्रम में, और इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होता, कहीं पे ज्यादा है कहीं कम है ना। टेम्परेचर के बेस पर देखेंगे तो अलग अलग होता है इसमें। इसी तरह हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो प्लेन ऑफ, इसमें 3 तरह की सममित अक्ष पाई जाती है, प्लेन ऑफ एक्सिस और सेंटर सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर वहां से काटें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 2 बराबर भागों में कट जाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी बोलते हैं। इनमें दूसरा क्रम आयनिक सॉलिड्स भी आता है और तीसरा एग्जांपल मेटालिक सॉलिड भी होता है। चौथा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड भी हम इन्हें कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है हमारा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होता है यानी इनमें उपस्थित एटम, वो बिल्कुल अरेंज होते हैं एक निश्चित पैकिंग में, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो एटम हो, एक निश्चित पैकिंग में अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह की संरचना बनाते हैं अगर 3D में देखेंगे। मॉलिक्यूलर में भी 2 तरह होते हैं, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। 3 तरह के होते हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं नॉन पोलर।
मोलिकुलर सॉलिड्स में। देख रहे हैं आप, एटम अरेंज्ड है, मॉलिक्यूल अरेंज्ड है। तो नॉन पोलर का मतलब हो गया कि इसमें जो हमारा आयनिक गुण होता है वो नहीं होता है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होते हैं। वीक डिस्पर्सन या लंदन फोर्स होता है, यानी अणुओं के बीच, और इस तरह से इनमें वीक फोर्स द्वारा आपस में बंधे होते हैं प्रत्येक मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लिक्विड और गैस दोनों ले सकते हैं। देखिए ये एक सॉफ्ट है, Na है, दो आपस में क्या जुड़ेंगे क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये। दो Na अगर जुड़ गए, नॉन पोलर हुए क्योंकि दोनों ही सेम चार्ज के हैं। पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं अलग 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 व्यवस्था वाले, अलग अलग प्रकृति वाले होते हैं, जिससे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे एक पॉजिटिव प्रकृति तो एक निगेटिव, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है, इनमें पोलर बॉन्ड होता है। पोलर होने के कारण नेम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं इसे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये आपस में बंधे होते हैं, जबकि नॉन पोलर में वीक लंदन फोर्स काम करता है उसके कारण। पोलर में हमारा हो गया कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें एक दो अपोजिट आयंस आपस में जुड़ते हैं, उन्हें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन H2O है ये, जिसमें इसी तरह क्लोरीन है, HF है, ऑक्सीजन, इन सब में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जो इसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे आइस में मॉलिक्यूल H2H2O जुड़ गए, सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HF है तो F और H के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी आकर्षण हाइड्रोजन और अत्यधिक ऋणात्मक परमाणु के बीच किन्हीं यौगिकों में होना हाइड्रोजन बंध का कारण होता है। तो HF मॉलिक्यूल जैसे दो हैं तो एक का F और दूसरे के H से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, चाहे वो H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच हो, चाहे HF में फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच हो। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो और आगे देखेंगे तो आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स में दो डिफरेंट आयन होते हैं, यानी एक अगर नॉन पोलर में जो थे एक ही प्रकार के एटम थे, जबकि आयनिक में अलग अलग प्रकार के। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन हमारा निगेटिव चार्ज वाला यानी क्लोराइड। जब ये आपस में अट्रैक्ट होंगे तो NaCl बनता है। तो आयनिक साइड सॉलिड्स जो होते हैं वो दो अपोजिट आयनों के संयोग से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है ना। ये हमारा देखिए सीजियम क्लोराइड, फिर जिंक सल्फाइड, ये एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत कठोर होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, अगर ये ठोस अवस्था में है तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और अगर ये मॉइस्ट अवस्था में है तो ये कंडक्टिव नेचर के होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स देखिए इस तरह से अगर हम करंट फ्लो करें तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर सेपरेट हो जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पहले भी हम बता चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित संरचना वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। इनमें भी तीन तरह के हम लोग पढ़ते हैं, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। देखिए इस तरह से हमारे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव मेटल जो है फिक्स पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहे हैं।
इन्हें हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ये आपस में देखिए किस तरह से बंधे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज में परिवर्तित हो जाते हैं तो अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पे रुक जाते हैं और इस तरह से आपस में बंधे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो धातु के जो गुण होते हैं, कंडक्टिविटी यानी विद्युत की चालकता, इसी तरह थर्मल ऊष्मा की चालकता, ये सब हमारे इनसे होते हैं। देखिए विद्युत की चालकता है, 2 इलेक्ट्रोड अगर हम जोड़ दें तो निगेटिव चार्ज हमारा पॉजिटिव फील्ड की ओर जाता है।